नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं यूनिव जंपी। स्वागत है आप सबका यूनिव जंपी में। आज हमारे बीच सीधी वे के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलेश्वर द्विवेदी जी हैं। जो कमलेश्वर द्विवेदी एक सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों में शुमार हैं और काफ़ी सहज हैं। कमलेश्वर द्विवेदी का नाम छोटा नहीं है। आज की पीढ़ी भले न जानती हो, लेकिन 2 दशक के पहले तक के बीच में आपका क्या चेहरा रहा है, क्या राजनीतिक कद रहा है, लगभग हर कोई जानता है। तो सीधे आज उन्हीं से रूबरू होते हैं और पिछले 3 दशक के पहले और सीधी का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उनसे सीधे चर्चा करेंगे और कमलेश्वर द्विवेदी को आपसे सीधे मुखातिब कराते हैं और विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। द्विवेदी जी, स्वागत है आपका यूनिव जंपी में। बहुत धन्यवाद आपको मिश्रा जी। राजनीति के बारे में मैं पहले शुरुआत से कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरा कभी रुझान राजनीति की तरफ नहीं रहा। शुरू में मेरी शिक्षा दीक्षा सीधी में हुई, ग्रेजुएशन तक। इसके बाद रीवा TRS कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लॉ करने मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया। लॉ करने के बाद 1 साल तो रीवा में प्रैक्टिस की, वकालत किया। इसके बाद फिर सीधी आके यहाँ वकालत करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति ऐसी हुई कि राजनीति में सांसद हमारे उस समय तत्कालीन सूडान सिंह थे, हमारे सीनियर। उनके साथ मैं जुड़ गया वकालत के पेशे की वजह से। अब वो उस समय तत्कालीन जनता पार्टी के नेता थे, सांसद हुए थे उससे। तो उन्होंने मुझे दबाव डाला और प्रेरणा दी, जिसकी वजह से मैं कुसमी जनपद पंचायत का प्रथम अध्यक्ष बना। उसमें मझौली से कुसमी जनपद अलग हुआ। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप ही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। और संभवतः उनकी बात सत्य हुई और मैं वहाँ कुसमी का प्रथम जनपद अध्यक्ष 1977 में बना। उसके बाद लगातार वकालत भी करता रहा, जनपद भी यहाँ सीधी से जाता रहा, मेरा कार्यक्षेत्र सीधी ही बना रहा। बाद में सूर्यनारायण सिंह स्वर्गवासी हुए, यहाँ लोकसभा को उपचुनाव हुआ। मेरा मन खिन रहता था हमेशा। उसी बीच श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह जी विपक्ष के नेता थे उस समय। उन्होंने, चूँकि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो वाकिफ़ थे, मेरे स्वर्गीय पिताजी से उनका अच्छा संबंध था, उसकी वजह से उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप हमारे साथ आ जाइए और कांग्रेस की राजनीति की शुरुआत करिए। मैं उनको लेके कुसमी जनपद के सभी सरपंचों के साथ, सरपंचों जनपद सदस्यों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गया और उसके बाद से मैं उनके साथ बाकायदा रहा। 1980 में जैसा भी उन्होंने उचित समझा, मुझे तत्कालीन गोपद बनास विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और उस समय मैं कठिन संघर्ष के बाद जीत हासिल की। श्रद्धेय कुंवर साहब का भाग्य का साथ उनको मिला और वो मुख्यमंत्री बने। हम लोग उनके साथ सब विधायक रहे और 85 में फिर से मुझे टिकट उन्होंने दिया कांग्रेस का। 85 में फिर मैं जीता। 1989 में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की वजह से कुंवर साहब पंजाब के महामहिम राज्यपाल बन गए। वहाँ की समस्या सुलझाने के लिए, आतंकवाद का समस्या सुलझाने के लिए वहाँ भेजा गया। वहाँ चले गए। यहाँ वो अपनी जगह तत्कालीन राजनेता जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, स्वर्गीय मोतीलाल जी बोरा, उनको यहाँ मुख्यमंत्री बना गए
उनके ही सुझाव से मुख्यमंत्री बने मोतीलाल जी वोरा। उनका कार्यकाल रहा और इसके बाद जब दोबारा अर्जुन सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री बन के फिर से आए, उसी समय यहाँ काफ़ी उठापटक शुरू हुई कांग्रेस की राजनीति में और मुझे भी मौका मिला, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के कैबिनेट में मुझे भी शामिल होने का सुअवसर मिला। मैंने जनता की जितनी हो सकती थी सेवा की। मुझे पीएचई और रेवेन्यू 2 विभाग का मंत्री पद मिला। उसमें मैं राज्य मंत्री था, मेरे ऊपर 2 कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन मैं उनको समझा बुझा के मैंने कहा कि आप सीधी के बारे में मुझे अलग से छोड़े रहिए। सीधी के ज़िले के बारे में उन्होंने पूरा, उन लोगों ने मुझे सहयोग दिया और मुझसे जितना हो सकता था पीएचई विभाग में जितना हैंडपम्प लगवाना था लगवाने की कोशिश की, न केवल अपने गोपतवनाथ क्षेत्र में बल्कि पूरे सीधी जिले में जितना हो सकता था मैंने कोशिश की। राजस्व विभाग की जहां बात है, उस समय आपकी सरकार आपकी द्वार जो सरकार की योजना थी उसके आधार पर हर ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर कैंप लगाए गए, राजस्व कैंप लगाए गए और उसमें जनता की समस्या का निराकरण ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। उसमें भी मैं काफ़ी कोशिश किया और काफ़ी सफलता भी मिली। इसके बाद ज़्यादा मुझे समय मिला नहीं, केवल 10 महीने का समय था। इसके बाद 89 के बाद 90 में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी भूमिका मैंने निभाई। उस समय दिल्ली में भले कांग्रेस की सरकार बन गई हो, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में विपक्ष की सरकार बनी। उसके नेता सुंदरलाल पटवा बने, हम लोग विपक्ष में आ गए और 90 में फिर मुझे टिकट मिला। फिर मैं कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय पहले भी था और सक्रिय हो गया। और ये आप समझिए कि उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिला के कुल 320 विधायक होते थे, उसमें केवल 55 लोग जीते थे विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से विपक्ष में, और उसमें एक मैं भी था उस जीतने वालों में। मध्य सीधी और सिंगरौली जिले से केवल 3 लोग हम लोग जीते थे। पहले नंबर में सुखदेव कुमार अर्जुन सिंह जी थे, दूसरे में स्वर्गीय हमारे वरिष्ठ साथी इंजीत पटेल थे और तीसरे में मैं जीता था। 93 में जब सरकार बीच में बाबरी मस्जिद की वजह से सरकार बीच में ही भंग हो गई, मध्य प्रदेश सरकार, कई और दूसरे राज्यों की सरकारें भी भंग हुई। उसमें 92 में यहाँ मध्य प्रदेश सरकार भी भंग हो गई और उसके बाद 93 में फिर से दोबारा चुनाव हुआ। दोबारा फिर से मुझे टिकट मिला, चूँकि मैं जीता हुआ कैंडिडेट था। तो 93 में मैं उस समय बीमार पड़ गया। चुनाव के समय बहुत ही दुखद स्थिति हुई, मैं कहीं जाने लायक नहीं रहा। 5-6 दिन केवल घूमा हूँ, गाड़ी में लेट के, कार में लेट के घूमा। उस समय मुझे हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद फिर 89 में मुझे टिकट नहीं मिला। 2003 में फिर से सुखदेव कुमार साहब ने मुझे टिकट दिलाया, उसमें भी हार हुई। और उसके बाद से परसीमन हो गया, गोपतवनाथ क्षेत्र खत्म करके नया परसीमन में सीधी क्षेत्र था ही पहले, पुनर्गठन हुआ, गोपतवनाथ से कुछ क्षेत्र मिला यहाँ। तो 2008 में चुनाव हुआ, उसमें भी टिकट नहीं मिला मुझे। 2014 और 2019 में फिर से टिकट मिला, 18-19 में, 13-14 और 18-19 में। तो 2013-14 में बहुत कम वोट से मैं हारा था चुनाव, आप सबको जानकारी है। जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, सीधी क्षेत्र की जनता ने, पर दुर्भाग्य था मेरा, बाकी कोई ऐसा कह नहीं रहा था। पिछली बार जरूर मोदी की लहर में 18-19 में सब बहुत लोग हार गए, मैं भी हार गया, उसमें कहीं कुछ नहीं। लेकिन अब एक करीब ये समझिए कुल मिला के मुझे 7 बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया।
3 बार मैंने जीता, कुछ दिनों के लिए मंत्री भी रहा। मैं अपने राजनीतिक जीवन से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। तो जो चर्चा है, जो आम चर्चा है लोगों के बीच में जो बातें जाती है, तो कहते हैं कि आपको हराने में अपने ही लोग पैर काटने में लगे रहते थे, आपके ही लोग मिल के हराते थे आपको। ये बात आपका कहना सही है। मैं अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहता कि मेरे ही लोगों ने मुझे हराया क्या किया, लेकिन ये अधिकांश कांग्रेसी कहते हैं, और कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार जहाँ भी हारे हैं, तो न केवल सीधी में बल्कि दूसरे जिलों में भी कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेसी लोगों ने ही हराते हैं। ये परंपरा है। स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों में असंतोष होता है कि भाई इनको टिकट नहीं मिला, मुझे मिल गया, दूसरे को मिल गया, तो ये असंतोष होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिनका जनता ने जो मन बनाया है, तो उस हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, पर व्यक्तिगत वोट किसी के नहीं होते, वोट ट्रांसफरेबल नहीं होते। जनता अपने मन से ही वोट करती है। दूसरे कहने में थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ता है, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है द्विवेदी जी, जो आपने कुंवर अर्जुन सिंह का नाम लिया, बड़ा नाम कुंवर अर्जुन सिंह का एक बड़ा चेहरा है। कुंवर अर्जुन सिंह के रहते जो सीधी जिले की एक परंपरा थी, जो यहाँ के जाति संतुलन रहा है, तो चुराहट, सीधी, सिहावल, दवनी जो सामान्य सीटें, तो जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच का एक समन्वय है, तो चुराहट में क्षत्रिय, तो फिर सीधी में ब्राह्मण, इस तरीके की परंपरा जो है, तो हमेशा उन्होंने कायम किया। और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी पूर्णतः पद पर अजय सिंह राहुल भी निर्वहन कर रहे हैं। उसी का नतीजा अगर हम कहें कि आपको बार बार, चाहे वो गुपत बनास रहा हो या सीधी रहा हो, तो चुनाव आपको कैंडिडेट बनाते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो वर्तमान में सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला, उनकी जीत के मायने क्या हैं, वो कैसे जीतते हैं, क्या कारण है, और आपके हारने के मायने क्या हैं, ये हमारी समझ से परे। देखिए मिश्रा जी, ये तो सही है कि मुझे बार बार कैंडिडेट बनाया गया, और श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह जी बहुत ऊंची सोच वाले राजनीतिक, देश के माने जाने मूर्धन्य राजनीतिज्ञों में से थे। और उनका सोचना सही भी था कि भाई समाज में सभी वर्ग के जो लोग हैं, सभी वर्ग की जनता की भावनाओं को कद्र करते हुए सभी जो जाति के लोग हैं, उस समीकरण में सबका प्रतिनिधित्व दिया जाए। सबका प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से ठाकुर वर्ग से स्वयं वो होते थे, जहाँ आदरणीय राहुल भैया हैं। पंडितों में मुझे टिकट दिया जाता था, और पिछड़ा वर्ग में, खासकर पटेल समुदाय में, जहाँ पटेल समुदाय की संख्या वर्तमान में सिहावल और चुरहट में है ज़्यादा, तो पिछड़ा वर्ग में उनको टिकट दिया जाता था। तो उनके सुपुत्र इस समय स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी के आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी हैं, उनको टिकट दिया जाता है। और बाकी SC ST हरिजन आदिवासी भाई बहन, तो उनको टिकट दिया ही जा रहा है अलग क्षेत्रों में। तो इस तरह से पूरे समाज का जाति संतुलन को बना के जो परंपरा कुंवर अर्जुन सिंह जी ने शुरू की थी, वही परंपरा आज हमारे आदरणीय नेता राहुल जी भी, आदरणीय अजय सिंह जी कर रहे हैं। ये उचित बात भी है। क्या माने, ये कुंवर अर्जुन सिंह की परंपरा कायम रहेगी क्या? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कायम रहना चाहिए, और उसके हिसाब से समीकरण बनना चाहिए। अब ये हो सकता है कि अलग अलग नेताओं के विचार से क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, वो भी कहीं कहीं, लेकिन जाति भावना का ध्यान तो रखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या द्विवेदी जी, आपको नहीं लगता कि अब आपकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, तो उसमें नेताओं का अकाल जैसे दिख रहा है? क्योंकि आप लोग काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, अब यूथ टीम भी इस मुकाम में पहुंची है, वो भी अपना हक मांगती है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी आप फिटफाट दिख रहे हैं। क्या है, 2023 जो सामने खड़ा है, तो क्या एक बार फिर से आजमाएंगे? देखिए, मैंने मिश्रा जी पहले ही कहा कि राजनीति का जो समीकरण है, राजनीतिक जो वातावरण है, बहुत अंतर हो गया उसमें।
पहले का जो 3 दशक पहले और आज की राजनीति में जब आप स्वयं बोले हैं, बहुत अंतर हो गया। आज विश्वास, राजनीति में विश्वास का संकट हो गया। पुराने जो लोग थे जो बात कह देते थे उस पर पालन करते थे। आज के जो लोग हैं, खासकर नवयुवक वर्ग, मैं ऐसा उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता कि वो अपने बातों का पालन नहीं करते हैं, वो भी करते होंगे, करते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है, आज भौतिकतावादी युग ज़्यादा हो गया है। तो भाई भौतिकता की वजह से सबके स्वार्थ बन गए हैं, सबके हित अपने अपने बन गए हैं, आर्थिक हित बन गए हैं, और उस हिसाब से वो लोग सब मिलके चलते हैं। इसमें देखिए हम लोगों का भी दोष विशेष है, राजनीतिज्ञों का भी दोष है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे दूसरे पार्टी के नेता हों। इस तरह से आम जनता को बरगला दिए हैं कि वो सब इसी लोभ लालच में पड़ जाते हैं, इसी लोभ लालच में उनको घुमाते रहते हैं और सिद्धांत की राजनीति का अभाव होता जा रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम सब जगह यही देखना चाहिए, और नए वर्ग को भी, नए जो पीढ़ी के लोग हैं उनको भी सिद्धांत की राजनीति का पालन करना चाहिए और अपने सिद्धांत पर अडिग रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो आपने सही कहा। मैं तो पिछले 3-4 महीने पहले जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में, उसमें आदरणीय राहुल भैया भी थे और भी नेता थे, वरिष्ठ नेता, पूरे जिले के लोग थे। उसमें मैंने कह दिया था कि आप अब कोशिश करिए कि सभी जगह, चाहे वो जनपद हो, पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब जगह नए लोगों की टीम उतारिए। नए लोगों को ज़्यादा ज़्यादा आगे आना चाहिए, और उनमें नई क्षमता होती है, स्फूर्ति होती है, नए लोगों में काम करने का एक इंटरेस्ट होता है, और वो आज के इस नए युग में उनको आगे लाने की आवश्यकता है, जिससे वो नई पीढ़ी के आगे जाके नेता बन सके, स्थान ले सकें पुराने लोगों का। तो मैंने स्वयं अपने को कहा था कि मुझे भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है चुनाव लड़ने में। मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, 7 बार टिकट देके चुनाव मुझे उपकृत किया है। अब वो दुर्भाग्य से मैं बहुत चुनाव नहीं जीत पाया, तब भी 3 बार विधायक रहा, मंत्री भी रहा, तो मैं उससे संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा संतोष मुझे ये है कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, और जनता मेरे प्रति आज भी स्नेहपूर्ण व्यवहार रखती है। इसका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ अपने क्षेत्र की जनता का, और पार्टी के प्रति भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। इसलिए मुझे राजनीति से ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, वो तो ठीक है, चूँकि वर्तमान राजनीति कहीं न कहीं आड़े आती है, वर्तमान राजनीति में आप कहीं अपने आप को फिट नहीं मानते, लेकिन जो सीधी और चुराहट की परंपरा रही है, तो कोई न कोई ब्राह्मण चेहरा को ही उतारना है। और हमने ये कहा कि आपकी पार्टी में नेताओं का अकाल है, तो फिर से कमलेश्वर द्विवेदी क्योंकि तेज सामने है, तो फिर क्या करेंगे ऐसे में? देखिए, अकाल तो ठीक कह रहे हैं। अब वो हो सकता है किसी पद में, प्रमुख पद में कोई न रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि प्रमुख पदों पर भी रहे हैं, अपने समुदाय के लोग। और सबसे बड़ी बात यह है मिश्रा जी कि किसी भी नवयुवक को जो भी थोड़ा बहुत अच्छा समझता है, किसी संगठन के पद में है या कि रहा है, उसको भी उभारेंगे तो ऐसा नहीं है कि जनता उसको भी मान्यता देगी। अब ये तो नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है, हमारे नेताओं के ऊपर निर्भर करता है। आदरणीय राहुल भैया जैसा सोचेंगे, ऊपर के नेता जैसा सोचेंगे, उसके हिसाब से होगा। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नेता को उभारा जा सकता है, टिकट दिया जा सकता है, और बाकी फिर जैसा पार्टी का आदेश होगा, नेताओं का आदेश होगा, वैसा तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि नए लोगों को उभारा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो आपके जहान में नए चेहरे कौन कौन से हैं? अब इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता सार्वजनिक रूप से कि कौन कैसा क्या है। अब ये नेताओं के ऊपर भी है, फिर दूसरा सर्वे में किसका नाम क्या आता है, पार्टी सर्वे भी कराती है, यहाँ जिला स्तर पर भी सर्वे होगा, ऊपर स्तर से भी सर्वे होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अपने समुदाय के नेताओं के अलावा भी दूसरे वर्ग के नेताओं को भी टिकट दिया जा सकता है। ये तो पार्टी के ऊपर है और नेताओं के ऊपर है, खासकर यहाँ के नेता हमारे राहुल भैया जी, उनके ऊपर। तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ की परंपरा रही है
तो आपकी बातों से ऐसा जाहिर होता है कि परंपरा टूट भी सकती है। अब परंपरा समय के हिसाब से टूट भी सकती है, इतना समय का अंतराल हो गया तो बहुत सी बातें मैंने जैसे बताया कि बहुत परिवर्तनशील चीज़ें हो गई हैं, तो परिवर्तन इसमें भी परंपरा भी जाति समीकरण परंपरा में भी टूट सकती है। हो सकता है दूसरे जाति समीकरण में दूसरे पदों के लिए समीकरण बनाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई बाहर से चेहरा आता है, ठीक है, मान लीजिए अगर जो परंपरा है, परंपरा को ही अगर अजय सिंह राहुल, कमलेश्वर पटेल ने कायम रखा, जो आपके शीर्ष लीडर हैं, तो अगर वो कायम रखना चाहते हैं परंपरा को, तो अगर कोई उसमें कोई बाहर से अगर चेहरा आता है तो क्या करेंगे आप लोग? चुप बैठेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है मिश्रा जी कि इसमें मैंने तो अपनी बात बता ही दी, लेकिन बाहर का चेहरा, बाहरी चेहरा का मतलब कुछ नहीं है। यदि मान लीजिए कोई ऐसा समुदाय जिसको टिकट देना चाहते दूसरे विधानसभा क्षेत्र से, तो सीधी जिले का ही कहलाएगा। सीधी जिले का भी कोई व्यक्ति बाहरी नहीं कहलाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि उसको हक है कि सीधी, चाहे वो जिस दल का हो, किसी भी दल का हो सकता, कहीं भी आ सकती है। कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस से आस्था प्रकट किया तो लड़ सकता है चुनाव, उसको दिया जा सकता है टिकट, कहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसा नेता लोग चाहें उसके हिसाब से कर सकते हैं, नेताओं के ऊपर है, खासकर हमारे राहुल भैया के ऊपर। जैसा क्या कहना चाहेंगे सीधी विधायक जो ये आपका पड़ोस है, ये जो आपका क्षेत्र है जहां आप लोग निवास करते हैं, तो हम चंद्र प्रताप तिवारी से शुरुआत करते हैं। उस पीढ़ी के चंद्र प्रताप तिवारी, दूसरी पीढ़ी के कमलेश्वर द्विवेदी, पंडित केदारनाथ शुक्ला, इस तरीके से चेहरे हैं जो ये आपका वार्ड है, ये आपका स्थान है, काफ़ी फलीभूत हो रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये तो ठीक कह रहे हैं आप। स्वर्गीय श्रद्धेय चंद्र प्रताप तिवारी जी तो बहुत ही मूर्धन्य नेता थे, हम लोगों के मार्गदर्शक थे। हम लोग उनसे राय सलाह लेने भी जाते थे, पूछते थे, और बहुत ही बेबाकी से उस समय तो हम लोग पहले भी की जो पीढ़ी थी उसके वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसमें एकदम सिद्धांत की राजनीति थी, कहीं कोई इधर उधर की बातें नहीं थी। उस हिसाब से हम लोगों को गाइड करते थे, मार्गदर्शन देते थे। तो हम लोग तो उनका विशेष रूप से आभार प्रकट ही करते हैं, और उन सब लोगों की प्रेरणा से ही हम लोग जो बने हैं कहीं न कहीं कुछ योगदान उन लोगों का भी है। अब ये अच्छा भगवान की कृपा है कि हमारे मोहल्ले से तिवारी जी जैसे शख्सियत यहाँ रहे हैं, उनका घर रहा है, और आज हम लोग भी हैं, आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी भी हैं, मैं भी हूँ, और कुछ दिनों के लिए यहाँ आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी भी रहते थे यहाँ इस मोहल्ले में। तो ऐसा मोहल्ले का भाग्य है, संजोग है, तो है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला के बारे में? अब उनके बारे में अब क्या कहूँ मैं, हम लोगों के बीच जो प्रतिद्वंद्विता होती थी वो केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती थी, कोई व्यक्तिगत कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से, स्वभाव से भी इस मामले में अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे मन में कभी कोई कलुषित भावना व्यक्तिगत रूप से नहीं आई। अब राजनीतिक बात अलग है कि राजनीति में तो हम लोग जब चुनाव के समय होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो बल्कि कम ही बोल पाता हूँ। हमारे पंडित केदारनाथ शुक्ला जी तो बहुत ही अक्खड़ आदमी हैं, बहुत ही इस तरह से आक्रामक रुख अपनाते हैं, तो सब तरह की बातें कह जाते हैं, अच्छे बुरे। लेकिन मैं तो हमेशा सौम्य व्यवहार ही करता रहा हूँ। सौम्य व्यवहार मेरा है ही, स्वभाव ही नहीं किसी के प्रति कोई दुर्भावना की बात करूँ, तो मैं तो कभी कुछ कहता नहीं। लेकिन वो हमारे उनके बीच में कहीं कोई व्यक्तिगत दुश्मनी की बात नहीं है, व्यक्तिगत कोई वो ऐसी कोई बात नहीं है, सौम्यता की भावना है। मुझे जब जानकारी मिली, भोपाल में था, तो मैं उनके कमरे में गया, उनसे जब पता चला कि बीमार हैं, मैं उनसे मिलने गया। इसके पहले कई साल पहले जो उनका लड़का बीमार था भोपाल में, तो मैं हमीदिया अस्पताल भी था, उस समय जानकारी मिली तो मैं उनसे मिलने गया। ऐसा कुछ नहीं, हम शादी ब्याह निमंत्रण वगैरह में आपस में हम लोग जाते हैं, एक दूसरे को भी आते हैं, मैं भी जाता हूँ मोहल्ले के नाते। हम लोग का सौमनस्य वाली भावना हमेशा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो लोग सोचें तो सोचें, लेकिन केवल राजनीति छोड़ के बाकी कोई ऐसी भावना नहीं व्यक्त। केदार शुक्ला, बाकी सबका अलग अलग स्वभाव है, हमारा अलग स्वभाव, उनका अलग स्वभाव है। केदार शुक्ला आज तक मंत्री नहीं बन पाए, क्या कारण है?
अब ये तो उनकी पार्टी के लोग जाने कैसे क्या है। अब कहाँ वो अपना संतुलन नहीं बना पाए ऊपर के नेताओं से, क्या हुआ कैसे हुआ। ये तो देखिए, मंत्री बनना या कि कोई बड़ा पद प्राप्त करना ऊपर का पद, ये तो संतुलन से होता है। और वहाँ अपने नेताओं से उनका संतुलन बनना चाहिए, उनके दिल्ली के नेताओं से संतुलन बनना चाहिए। उनके दबाव से ये सब बातें आती हैं। मुझे जो थोड़ा बहुत अनुभव हुआ मंत्री बनने के बाद, तो मुझे ये लगा कि बिना ऊपर के नेताओं के बरदस्त से नहीं कुछ हो पाता, खासकर मुख्यमंत्री, कांग्रेस भाजपा अध्यक्ष और ऊपर के जो और नेता हैं। तो वो उनकी कहाँ कमी रह गई, कहाँ उनसे चूक हुई, अभी मैं कैसे बता सकता हूँ। कहीं उनका कोई अक्खड़पन? अब कुछ लोग कहते हैं कि अक्खड़पन की वजह से कि उनके साथ सीधी जिले के नेता, जैसे मैं तो ये कहता, हालांकि मैं कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपने व्यक्ति विशेष रूप से पूछा ही है, तो मुझे जो जानकारी है, मैं जो सुनता हूँ, इसमें मुझे ऐसा नहीं कि मैं कन्फर्म ही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि उनकी सांसद से भी पटरी नहीं बढ़ती, उनकी और विधायकों से भी पटरी नहीं बढ़ती, भाजपा जिला अध्यक्ष से भी पटरी नहीं बढ़ती, और नेताओं से भी नहीं बढ़ती। तो अब ऐसी स्थिति में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये लोग भी विरोध करते हैं, जिले वाले विरोध करते हैं, और ऊपर वालों से भी हो सकता पटरी नहीं बैठती हो। अब जो भी कारण रहा हो, लेकिन कुछ न कुछ कारण तो है ही है, तभी ये सब उससे वंचित हैं पद से। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि केदारनाथ शुक्ला अपनी जगह में फिट हैं? क्योंकि एक वाक्पटुता है, जिसको बोलते हैं तो मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते हैं। मिश्रा जी, जैसा मैंने पहले ही कहा कि यह पुरानी बात हो सकती है, लेकिन आज सिद्धांत की राजनीति थी। पहले सब लोग सामने कह देते थे, जो अंदर की बात थी वो बाहर निकाल देते थे। पर आज की राजनीति में, खासकर नई पीढ़ी की राजनीति में, ये लोग तो अंदर कुछ है बाहर कुछ है, बल्कि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो भी सीख लिए हैं कि बाहर कुछ है अंदर कुछ है। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि राजनीति इसमें चुनाव में, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जनपद का हो, विधायक, जिला पंचायत, जो भी चुनाव हो, उसमें जहाँ कहीं आप वोट मांगने जाते, उम्मीदवार वोट मांगने जाता किसी भी दल का, तो जनता ये कहती कि भाई ठीक है आप वोट देंगे हम आपको, लेकिन देते दूसरे को हैं। अब ये जानते, उम्मीदवार भी जानते हैं कि इनकी ये वोट हमको नहीं देंगे, तब भी उनके पास जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कथनी करने में बड़ा अंतर हो गया है, और इसको लोग बुरा नहीं मानते, सोचते हैं कि हमारे व्यवहार में ये रूटीन व्यवहार हो गया है, दैनिक उसमें कार्य व्यवहार में हो गया है, इसमें झूठ बोलने से कोई वो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, न कोई बुराई है। राजनीति में झूठ बोलना कोई बुराई नहीं, ऐसा लोग समझते हैं। तो अब ये मैं क्या कहूँ कि कैसे क्या हो गया है, लेकिन आजकल कहीं भी जाए, अब छोटे चुनाव, खासकर जो जनपद हैं, नगर पालिका के चुनाव पार्षदी के हैं और ग्राम पंचायत के, इनसे ज़्यादा ही बल मिला है इसको, क्योंकि वहाँ जो चुनाव होते हैं वो आदत पड़ी जनता की, इसलिए बड़े चुनावों में उसका खामियाजा सबको भोगना पड़ता है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, सही बात कोई नहीं बताता। वो एक समय था मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ दोनों एक थे, एक राज्य हुआ करते थे, तो जो बड़े लीडर थे, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, उस समय भी आप की राजनीति जो है तो काफ़ी सक्रिय राजनीति में आप शुमार थे, मंत्री भी थे आप, लेकिन गुटबाजी भी उस समय बताते हैं लोग कि काफ़ी चरम पे थी। क्या है द्विवेदी जी उसके पीछे की कहानी? देखिए, उसमें मिश्रा जी, ये तो आप पुरानी बातें मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। उस समय हम सब लोग श्रद्धेय कुमार अर्जुन सिंह जी के साथ थे, उन्हीं कृपा से मुझे टिकट बार बार मिला। अब ये 89 में जो मैंने मंत्री मुझे पद मिला है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और वो तत्कालीन स्वर्गीय महाराजा माधवराव सिंधिया थे, स्वर्गीय मोतीलाल जी वोरा थे। इन लोगों ने कहा, यहाँ कार्यक्रम बनाया उन्होंने सीधी जिले में। अब यहाँ कार्यक्रम बनाया, मैं विधायक था, स्वाभाविक रूप से मुझे भी मौका लगा उनका स्वागत करने का, यहाँ आने का, और यहाँ उन लोगों को वो करने का, लोगों को भाषण सुनाने के, यहाँ की समस्या हल करने के लिए मैंने कोशिश की, उनसे बात की। सभा थी यहाँ, इसमें
हायर सेकेंडरी ग्राउंड में, पुराने हायर सेकेंडरी ग्राउंड में काफ़ी भीड़ भी थी। तो उस नाते भी चूँकि वो पार्टी के हमारे नेता थे और हमारे राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रेरणा से वो सब लोग आ जा रहे थे सब जगह, तो उस समय मैं भी कोशिश किया उनका स्वागत करने का। इस बहाने हो सकता है कहीं से लगा हो उन लोगों को कि मुझे आगे मौका देना चाहिए। मैं सीनियर भी था, दूसरी बार उस समय मैं विधायक बन गया था, तो उन्होंने मुझे मंत्री बना दिया उन लोगों ने। उनकी कृपा से मंत्री बना। स्वर्गीय मोतीलाल जी वोरा और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने मुझे मौका दिलाया ऐसा। और उसमें लेकिन कहीं कोई मेरे मन में कोई कटुता नहीं थी। हमारे उस समय भी नेता श्रद्धेय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी भी थे और सबको मैं लेके कहीं किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, सबके मार्गदर्शन में मैं काम करता था उस समय भी। द्विवेदी जी, फिर से एक अंतिम सवाल है मेरा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने जो परंपरा सीधी जिले में कायम रखी थी, चुरहट और सीधी जाति संतुलन को लेके, अपने गोल गोल घुमा दिया है थोड़ा सा मेरे सवालों को, पर उसमें फिर से आपको हम पूरे देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए। अर्जुन सिंह की बनाई हुई परंपरा को अजय सिंह को कायम रखना चाहिए कि नहीं? अगर कायम रखते हैं तो आपको जगह मिलती है, आपको फिर से बुलावा आता है, फिर से 23 में आपको सीधी से उतारा जाता है, तो क्या करेंगे आप? देखिए मिश्रा जी, मैं विवाक रूप से बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको पहले बता चुका कि जातीय समीकरण उस समय ठीक थे। उस समय बहुत ही राजनीति के पुरोधा थे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, और वो इस तरह के सोच वाले व्यक्ति थे कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुँचे। केवल प्रधानमंत्री नहीं बने, बाकी तो सभी पदों में वो सुशोभित हो गए थे। और इस तरह से मान्यता जो थी हमारे नेता की तत्कालीन, वो इसी सब वजह से हुई है कि सबको बड़ा संतुलन लेके चलते थे। वो हर काम को बड़ी बारीकी से परखते थे, परखने के बाद कोई काम करते थे, कोई पद उठाते थे। वो तो उस समय की बात हो गई। उनके सुपुत्र आदरणीय राहुल भैया भी ऐसा कुछ किया उन्होंने, अभी तक तो जो परंपरा रही है। पर हो सकता है परिस्थिति बदलने के आधार पर, बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं, कहीं न कहीं जाति संतुलन में यदि मान लीजिए विधानसभा के में कहीं कुछ इधर उधर हो गया, जाति संतुलन ना देख पाए, तो हो सकता है लोकसभा में कहीं जाति संतुलन कर दें, जाति संतुलन कर सकते हैं। और भी कहीं दूसरी जगह ऐसा कुछ हो सकता है जिससे जो जनता, सभी वर्ग की जनता को संतुष्ट किया जा सके, ऐसा हो सकता है। ये मैं नहीं कह सकता, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अब ये नेताओं के ऊपर है कि कैसा क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। तो क्या माने कि अगर 23 में अगर कमलेश्वर द्विवेदी का चेहरा सामने आता है तो कमलेश्वर द्विवेदी स्वीकार करेंगे? अब अभी तो मैं अनिच्छा से ही कह रहा हूँ, मेरी इच्छा अभी नहीं है चुनाव लड़ने की। अब जब बाद में कोई विशेष ही ऐसा दबाव आया, विशेष ही कोई ऐसी बात हुई, तो उस समय तत्कालीन परिस्थिति में क्या हो सकता है तो सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरी इच्छा तो ये है, एक तो मेरा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अब उम्र के हिसाब से अब मैं 72 प्लस चल रहा हूँ, 72 प्लस, तो उम्र ज़्यादा होती है। और दूसरा यह है कि मैं संतुष्ट हूँ खुद से अपने आप को राजनीतिक रूप से, और मेरे ऊपर कोई ब्लाट नहीं लगा, कोई आरोप नहीं लगाया। जनता ने मुझे हमेशा स्नेह दिया, इसका भी मुझे संतोष है। आज से उनके जनता के आशीर्वाद जो मिला मुझे, उससे मैं संतुष्ट हूँ। तो मैं पूरे तरह से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई आवश्यकता तो नहीं लग रही है। लेकिन यदि जैसा कुछ होगा उसके हिसाब से क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, उसके बाद देखा जाएगा। वैसे मैं तो ये चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जो व्यक्तिगत राय है कि चाहे वो किसी वर्ग के उम्मीदवार हों, कांग्रेस से, दूसरे पार्टी से भी, मैं तो दूसरे पार्टी भाजपा वालों से भी कहना चाहता हूँ कि नए लोगों को उतारना चाहिए राजनीति में। क्या कहें, गुरदत्त? आप गुरदत्त हो या कि दूसरे कुछ हों, दूसरे कोई हो, लेकिन राजनीति में नए लोगों को उतारने की आवश्यकता है। अब हम लोगों को जो सियाने लोग हैं उनको किनारा करना चाहिए, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। मेरी तो व्यक्तिगत राय है, मैं किसी का ऐसा नहीं कहता कि क्या है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो चाहे वो हो। तो उस हिसाब से मैं तो ये चाहता हूँ कि नए लोग आएँ, और उनकी राजनीति है, नया समय है,
अब आगे जब आज नहीं उनको उतारेंगे तो आगे वो कैसे नेता बनेंगे, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये थे पूर्व मंत्री कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, जो एक वनांचल क्षेत्र से इनका रिश्ता है। वनांचल क्षेत्र का भुईमाड़ इलाका है, जो बेवहर खानदान से आते हैं और 1980 से लेके स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल, स्वर्गीय मोतीलाल बोहरा, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला, स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ला, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को मिला करके ये करीब आधा दर्जन एक बड़े लीडरों के साथ के ये साथी रहे हैं कमलेश्वर द्विवेदी, और उनके साथ में आपने राजनीति का ककारा सीखा है और राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं, माहिर भी रहे हैं और मंत्री पद तक इन्हें सुशोभित किया जा चुका है। और रही बात विंध्य क्षेत्र की, खास तौर से सीधी क्षेत्र की, सीधी जिले की, तो सीधी जिले के बारे में जो 1980 के दशक की राजनीति कुछ और थी और आज की राजनीति कुछ और है, विभिन्न बातों पर आपने फोकस किया है। और अगर कमलेश्वर द्विवेदी की माने तो जो स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने जो चुराहट और सीधी सिहाबल धौनी में जो जाति संतुलन की परंपरा बनाई थी, तो अजय सिंह जी राहुल भैया को भी आज कायम रखने की वकालत द्विवेदी जी ने की है। और यहाँ तक कि द्विवेदी जी की माने तो द्विवेदी जी ने अपने से इतर युवा पीढ़ी को भी आगे आने की बात कही है। तो आप बने रहिए ई न्यूज़ एमपी के लिए, फिर अगले किसी मेहमान से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।